गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम अचीवर्स एकेडमी। हम लोग क्लास 11th सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट कंप्लीटली पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर में कंप्लीट किया। हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री, और कुछ हम लोगों ने फंडामेंटल मेजरमेंट्स ऑफ यूनिट्स के बारे में देखा। यूनिट्स क्या होता है उसको देखा। उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, जिस लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, कंप्लीट किया। अगर छूट गया है तो इसको एक बार देख कर ले, ताकि फिर से आप लोग रिपीट कर ले, रिवीजन कर ले। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जो था, क्या कंफ्यूजिंग था, सिग्निफिकेंट फिगर का हम लोग थोड़ा सा बात कर ले एक बार रिवीजन के तौर पे, कि अगर 200 है सर और 200.0 है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। हम लोगों ने देखा कि अगर ट्रेलिंग नंबर है तो सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना हो जाएगा, 1 होगा। क्या हो जाएगा, 1 होगा। लेकिन यही नंबर के आगे अगर 200.0 पॉइंट अगर लग गया तो इसके बाद फिर इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो क्या होगा, 200 होगा। कितना हो जाएगा, सॉरी 3। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब 3 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था जिसका हम लोग ने बहुत अच्छा तरीका से देखा। कुछ रूल्स हम लोगों ने देखा था कि 2 अगर नॉन जीरो नंबर है और उसके बीच में अगर जीरोज हैं तो ऑल विल बी काउंटेड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। That means there will be significant figure is 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर 2, 4, 5, यानी कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर कोई नॉन जीरो नंबर है और उसके पहले अगर आपका लगता है 0 तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 होगा। पॉइंट में इसी चीज को हम लोगों ने देखा था कि 200.20 अगर है तो यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाता है, 1, 2, 3, 4 एंड 1 is 5। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हमारा था, हम लोगों ने इसको देखा था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो टॉपिक है हमारा प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। एक्चुअली में हम लोग जब केमिकल का मेजरमेंट करते हैं, सॉल्ट का मेजरमेंट करते हैं, तो एक्चुअल अमाउंट में लेना होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग मेजर कर रहे होते हैं तो वो लगता है, जब 4 या 5 रीडिंग लेते हैं, 6 रीडिंग लेते हैं, 7 रीडिंग लेते हैं, अब लगभग जब रीडिंग लेते हैं और नियर अबाउट वैल्यू आता है, लगभग एक जैसा वैल्यू आता है हर एक बार, लेकिन एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, लेकिन फिर भी सब एक जैसा वैल्यू आता है। तो ऐसा वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं। जबकि अगर हम लोग वैल्यू काउंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करें, बार बार वैल्यू जो निकल रहा है वो एक्चुअल वैल्यू से स्लाइटली डिफरेंट होगा। क्या होगा, स्लाइटली डिफरेंट होगा। जैसे 5 अगर एक्चुअल वैल्यू है वो आ रहा है 5.1, 5.01 या फिर 4.999, देन देयर विल बी व्हाट, एक्यूरेसी। इट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। ओके, तो प्रिसीजन में हम लोग देखेंगे क्लोजनेस। ये क्लोजनेस वैल्यू होगा बट नॉट एक्यूरेट वैल्यू। इट इज अ प्रिसीजन मीन्स क्लोजनेस ऑफ आवर रिजल्ट इन डिफरेंट अटेम्प्ट्स। हर एक डिफरेंट अटेम्प्ट्स में क्लोजनेस होगा, जबकि एक्यूरेसी क्या होगा, क्लोजनेस ऑफ आवर रिजल्ट विथ एक्चुअल रिजल्ट। ये हमारे अटेम्प्ट्स का एक्चुअल अटेम्प्ट्स का क्लोजनेस होगा, जबकि एक्यूरेसी में क्या होता है, इट विल बी क्लोजनेस ऑफ आवर रिजल्ट इन व्हाट, विथ एक्चुअल रिजल्ट। जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट होगा उसका क्या होगा, ये क्लोज होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको एक्यूरेसी कहेंगे। ठीक है, वॉट एवर इंपॉर्टेंट पॉइंट विल बी, प्लीज नोट डाउन इट ऑन योर नोटबुक। ओके, ताकि ये बाद में इसको आप फिर से नोट्स में देखें और इसको समझने का कोशिश करें। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल लिया है। आप देख रहे हैं ये क्या है, आर्चरी बोर्ड है। आर्चरी बोर्ड में आप जब यहाँ पे एम करते हैं तो आपका एम जो होता है
वो रेड पे लगा, इस रेड पे लगा, फिर येलो पे लगा, फिर इस रेड पे लगा। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ कि आपका जो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा था उस रिजल्ट का कोई इर्द गिर्द भी नहीं, आपस में भी ये सेम नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ना ही ये प्रिसाइज वैल्यू है ना ही एक्यूरेट है। क्योंकि आप देख रहे हैं अगर हमारा जो टारगेट है वो हमारा टारगेट कौन है, ये पॉइंट है। तो ये कभी यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, कभी यहाँ पे आ रहा है, कभी यहाँ पे, कितना डिफरेंस है सभी में। तो इतना डिफरेंस होने के कारण ये ना ही प्रिसाइज वैल्यू कहलाएगा ना ही एक्यूरेट वैल्यू कहलाएगा। लेकिन अगर हम लोग सेकेंड केस लेते हैं, यहीं पे आप देख पा रहे होंगे कि सारा का सारा ये हर्ष है, अगर अटेम्प्ट ले रहे हैं तो हर एक अटेम्प्ट में ये येलो पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, येलो है, लेकिन कौन सा येलो है, आना चाहिए था यहाँ पे सेंटर पे। ठीक है ना, इस पे आना चाहिए था, लेकिन इनका बार बार जो है, इनका जो है रिजल्ट, इनके रिजल्ट का क्या है, इनके रिजल्ट का क्या है, क्लोजनेस वैल्यू आ रहा है। देखो ये बार बार क्या आ रहा है, ये सारा आ रहा है, तो इनका रिजल्ट का क्लोजनेस वैल्यू है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रिसाइज वैल्यू बट नॉट एक्यूरेट। लेकिन अगर हम लोग यहीं पे लेते हैं थर्ड केस, जिसमें हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ कि सेंटर पे लगा है लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट पे, लेकिन उसके नियर अबाउट में है। तो ये हमारा जो एक्यूरेट वैल्यू था, जो सेंटर पॉइंट था जहां पे हमको टारगेट करना था, एम पॉइंट था, उस एम पॉइंट का ये क्या हो रहा है, आपका आसपास है, नियर अबाउट है, इर्द गिर्द पे है। तो इस पॉइंट को, इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, इसको प्रिसाइज एंड एक्यूरेट वैल्यू कहेंगे। प्रिसाइज भी है और जो हमारा एग्जैक्ट पॉइंट होना चाहिए था उस पॉइंट पे भी लग रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रिसाइज एंड एक्यूरेट वैल्यू। ओके, आई होप ये आपको काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि प्रिसाइज और एक्यूरेसी किसको कहते हैं। कि इसमें प्रिसीजन और एक्यूरेसी में कैंडिडेट को, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हमेशा रहता है। तो क्लियर है, प्रिसाइज मीन्स क्लोजनेस टू रिजल्ट, क्लोजनेस टू attempt result, but if we talk about the accuracy, it means closeness to actual value, closeness to actual value। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू का क्या होगा, क्लोजनेस होगा। अगर रिजल्ट का क्लोजनेस है तो उसको हम लोग कहेंगे प्रिसाइज वैल्यू। वहीं अगर हमारा जो वैल्यू है वो आता है किसका, इक्वल्स टू या नियर अबाउट टू accurate value, that is called what, accuracy, and that value is called accurate value। There are some questions you have to do that is related to significant figure। There is a 12.11, 18.0, 1.012। आपको यहाँ पे बताना है कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर फॉर द फॉलोइंग एडिशन। कुछ ये एडिशन है, इस एडिशन का आपको क्या निकालना है, आपका सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। तो इसको जब हम लोगों ने पूरा को ऐड किया तो ऐड करने के बाद हम लोगों को जो रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट क्या होगा, 31.1222 हुआ। ठीक है, तो फ्रॉम द रिजल्ट हियर वी कैन से दैट डायरेक्टली कि यहाँ पे हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए 1 2 3 4 5 होना चाहिए। बट रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स देन टू द राइट ऑफ द, ये पॉइंट याद रखोगे, टू द डेसिमल पॉइंट देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स। तो ओरिजिनल नंबर में आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, 3 है। ठीक है, कितना है, 3 है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा कंडीशन में कि रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर के राइट साइड में डेसिमल का वैल्यू जितना था उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए था। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू जो होगा उसको हम लोग काउंट करेंगे। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, 0 यानी कि पॉइंट के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना था, 3 था। तो मिनिमम जो पॉइंट के बाद वैल्यू था दैट विल बी काउंटेड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। वॉट एवर रिजल्ट विल कम बट वी विल टेक अकॉर्डिंग टू लिस्ट। सो हियर 18.0 हैज ओनली 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक है, रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड ओनली
अप टू 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल, तो रिपोर्ट तो होना चाहिए था कि 1 होगा, ठीक है, बट 331.122 यहाँ पे हमारा रिजल्ट पुट हो रहा है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा सर, ये 2 जो है वो काउंट नहीं होंगे, हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो क्या हो जाएगा 31.1 हो जाएगा। कितना होगा 31.1 होगा। इट्स क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अ जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन मीटर क्यूब। हियर इज अ टाइपिंग मिस्टेक, मीटर क्यूब होगा, है ना। आपको लीटर में दिया हुआ है और इसको मीटर क्यूब में बदलना है। हम लोगों ने मेजरमेंट में देखा था कन्वर्सन, ठीक है, कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, है ना। क्या होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। अगर अब इसी को हम लोग बात करेंगे, अगर मीटर क्यूब में निकालना था, ठीक है, अगर हम लोग को सेंटीमीटर क्यूब में निकालना होता तो क्या करते हैं, उसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इतना, यानी कि 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे डिजायर्ड वैल्यू जो होना चाहिए था वो क्या होगा, गिवन वैल्यू इनटू यूनिट फैक्टर। तो यूनिट फैक्टर इसका कितना हमारा बना, दिस इज कॉल्ड यूनिट फैक्टर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूनिट फैक्टर। अब 1 लीटर में बोला तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट विल बी सेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था हमारा, एक्चुअल में निकालना कितना में था 2 लीटर में, कितना लीटर में निकालना था 2 लीटर में। तो 2 लीटर इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। सो व्हाट विल बी द वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। सर बिकॉज वी नो दैट इन 1 लीटर देयर विल बी 10⁻³ मीटर क्यूब, है ना। 1 लीटर में कितना होता है 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। अगर सेंटीमीटर क्यूब में कहते हैं तो फिर आपको पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है कि नहीं होता है। अब इसको सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है, ठीक है। तो डायमेंशंस एनालिसिस करना है, आगे हम लोग देखेंगे यूनिट डायमेंशन में। फिर अब हम लोग का जो हम लोगों ने टोटल पढ़ा अभी तक वो हमारा था फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर क्या मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसमें हम लोगों ने देखा सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन, है ना, एसआई यूनिट्स, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, उसका बेसिक फंडामेंटल यूनिट क्या है, और फिर ड्राइव्ड यूनिट क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट था अनसर्टेनिटी मेजरमेंट, जिसमें हमारा क्या था सिग्निफिकेंट फिगर, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, सो नाउ move to the next topic, and next topic is that law of chemical combinations, atomic and molecular masses। तो आज का अब हमारा जो टॉपिक होने वाला है, हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को पढ़ेंगे। आपने क्लास 9th में बहुत अच्छे तरीके से लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़े हो, जिसमें आपने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड आपने देखा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये 3 लॉज आपने देखा था। यहां पे हम लोग देखेंगे गैलो-जैक लॉज एंड एवोगाड्रो नंबर, ये बढ़ेगा हमारा, ठीक है। तो पहला चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे क्या, हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को हम लोग समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, और उसके हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, मॉलिक्यूलर मास को निकालना। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक में। अभी के टॉपिक में हमारा जो है वो क्या है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, है ना, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जिसमें हमारा पहला जो होता है वो है एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर केमिकली फॉर्म कंपाउंड्स। ये सबको बेसिकली पता है कंपाउंड्स क्या करते हैं, एलिमेंट्स क्या करता है, आपस में कंबाइन करता है, केमिकली कंबाइन करेगा, फिजिकली नहीं, नॉट फिजिकली, it will combine chemically, okay, chemically to form compounds। उसके बाद क्या करता है, ये कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जांपल कार्बन कंबाइन विथ 2 ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट, CO2। क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, है ना। उसके दिस
केमिकल कॉम्बिनेशंस आर बेस्ड ऑन सम लॉज। अब ऐसा नहीं है कि सर जैसे आया, अब ये 2 कहां से आया, एक कार्बन 2 क्यों ऑक्सीजन लिया, क्यों लिया, तो सर ये किसी लॉज को फॉलो कर रहा है। दैट लॉज विल सेड टू बी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ये जो हमारा कंपाउंड बना एक सर्टेन लॉज को फॉलो करते हुए बना है, और उसी लॉज को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जिसमें पहला आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेड टू बी दैट मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट का मास एंड प्रोडक्ट का मास शुड बी इक्वल, मास शुड बी इक्वल, दोनों का मास क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। क्यों सर, क्योंकि ना ही रिएक्टेंट में मास का चेंज होगा ना ही प्रोडक्ट में मास का चेंज होगा। मतलब मास का चेंज करने का मतलब है कब एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें मास बनेगा या फिर मास बिगड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स मास विल बी ऑलवेज कंजर्व्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और इसी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस भी करते हैं। ठीक है ना, तो क्या कहता है सेकेंड, फिर हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, थर्ड होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ होगा हमारा गैलुजैक लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एवोगाद्रो नंबर, जिसमें पहला स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उससे पहले बात करते हैं कि ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस देने वाले हमारे साइंटिस्ट कौन थे। तो हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी एल लेवोजियर, एंटोनी एल यानी कि ल्यूटेंट लेवोजियर, पूरा नाम क्या है, एंटोनी ल्यूटेंट लेवोजियर is also called what, father of chemistry। क्या कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, ठीक है, एंटोनी लेवोजियर इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। क्या इन्होंने बोला कि पूरा रिएक्शन के दौरान सब कुछ बदलेगा, सब कुछ चेंज दिखेगा आपको, कि अरेंजमेंट होगा, ये होगा, केमिकल कंपोजिशन में चेंज दिखेगा, बट एक चीज़ है जो कि नहीं चेंज होगा, कोई नेट चेंज नहीं दिखेगा, वो क्या होगा, उसके मास में होगा। क्या होगा, उसके मास में। पूरा प्रोसेस के दौरान मास जो है जितना लिए थे उतना ही मास बनेगा। ठीक है, मैटर, दैट्स व्हाई वी कॉल दैट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। मैटर जो है ना ही हम लोग बना सकते ना ही इसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते, बिकॉज मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ओके, नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर डेफिनिट प्रोपोर्शन में हम लोग किसी भी मिक्सचर को अगर मिलाते हैं, डेफिनिट प्रोपोर्शन में नहीं मिलाएंगे तो नॉट कंपाउंड विल नॉट बी फॉर्म। ठीक है ना, अगर डेफिनिट प्रोपोर्शन में नहीं मिलाए तो। अब ये बात किसने बोला, जोसेफ प्रोस्ट। कौन बोले थे, जोसेफ प्रोस्ट ने बोले। इन्होंने क्या बोला, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास। अगर कंपाउंड बनाना है तो बाय मास इनका हर एक कंपाउंड का एलिमेंट का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा, फिक्स्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देन हियर वी हैव टू what mass of hydrogen and oxygen we have to taken, what 1:8 रेशियो। सर समझ में नहीं आया,
चलिए समझने का कोशिश करते हैं। अब यही हाइड्रोजन और इसी ऑक्सीजन का अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं और अगर रेशियो हमारा हो जाता है 1:16, कितना हो जाता है 1:16, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट H2O2 सर। अब H2O2 को क्या कहते हैं, पर ऑक्साइड। क्या कहते हैं, पर ऑक्साइड कहते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे ही हमारा जो रेशियो था वो चेंज हुआ, जैसे ही 1:8 से 1:16 में बदल गया, हमारा कंपाउंड ही चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, कंपाउंड ही चेंज हो गया। इट मीन्स अगर डेफिनिट कंपाउंड आपको ऑब्टेन करना है तो उसके लिए डेफिनिट रेशियो आपका फॉलो करना चाहिए। हर एक कंपाउंड एक डेफिनिट रेशियो को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, आई होप ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल क्यूप्रिक कार्बोनेट, हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, क्यूप्रिक कार्बोनेट। ये जो है ये कैसा होता है, नेचुरली अकर होता है। अब इसको जब हम लोग बनाते हैं तो ये क्या होता है, इस कलर में लाइट ग्रीन में सिंथेटिकली बनता है। अब यहाँ पे बात करें हम लोग परसेंटेज का, क्यूप्रिक कार्बोनेट का जो केमिकल फॉर्मूला होगा CuCO3 का होल 2, ये होगा। अब क्या होगा, कॉपर का कितना होता है सर, CuCO3। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या है हमारा, तो यहाँ पे हमारा कॉपर 51.35%, कार्बन 9.74% और ऑक्सीजन हमारा कितना होगा 38.91% होगा। तो यहाँ पे जो मास होगा, मास का रेशियो होगा, वो हमारा सारा का सारा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कहेंगे। लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन का अगर बात करें हम लोग, मल्टीपल प्रोपोर्शंस, तो इसमें स्टेटमेंट क्या कहता है, दिया किसके द्वारा गया था, जॉन डाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा, जॉन डाल्टन के द्वारा। इन्होंने क्या कहा कि इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स, जैसे देखो कार्बन है, इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाओ तो यही क्या बनाता है, एक बार CO बनाता है। अब यही है तो क्या बनाता है, CO2 भी बनाता है ना, CO2 भी बनाता है। एक बनाया प्रोडक्ट CO, एक बनाया CO2 और एक बनाता है CO3 कार्बोनेट, लेकिन ये किसी के साथ जुड़ेगा, इसको छोड़ दो, ठीक है ना। CO और CO2 दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाया। अब दोनों जो बनाया, लेकिन कंपाउंड आपका एलिमेंट जो है वो दोनों क्या रहा, सेम रहा। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर कि जो दोनों पार्टिसिपेट करेंगे कंपाउंड बनाने के लिए, मासेज ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विथ फिक्स्ड मासेज ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द स्मॉल होल नंबर रेशियो। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जो दूसरा एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है वो स्मॉल होल नंबर रेशियो के इक्वल हो रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा CO रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो यहाँ पे रेशियो क्या है, वाटर का 1:18 है। ठीक है ना। अब यहीं पे बात करते हैं अगर हम लोग H2O2 का, किसका बात करते हैं, H2O2 का, तो यहाँ पे रेशियो कितना हो गया, देखो यहाँ पे रेशियो आपका हो गया 1:8 का, जबकि यहाँ पे रेशियो क्या हो गया आपका 1:16 का। एक आपका तो फिक्स रहा, लेकिन दूसरा का रेशियो क्या हो गया, चेंज है। और लेकिन रेशियो क्या है 1:8 1:16, इसको क्या कहेंगे, सिंपल होल नंबर, क्या कहेंगे, सॉरी सिंपल होल रेशियो कहेंगे। तो क्या कह रहा है कि स्मॉल होल रेशियो में क्या होगा, इसका रेशियो जो होगा वो क्या आएगा, स्मॉल होल नंबर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, स्मॉल होल नंबर आएगा इसका रेशियो जो होगा, यानी 1:16 जो है 1 और 16 आपका क्या होल नंबर है। तो रेशियो बिटवीन द मासेज ऑफ ऑक्सीजन, क्या मैंने बताया 16:32 करते हैं, तो यहाँ से 1:2 आता है। क्या आता है, 1:2 आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट लॉज है गैल-लुजैक लॉ, जो कि ये बात करता है किस पे, गैस के वॉल्यूम पे बात करेगा। किस पे बात करेगा, गैस के वॉल्यूम पे बात करता है। कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि व्हाट इज द बेसिक कंडीशंस और नेसेसरी कंडीशन फॉर गैल-लुजैक लॉ। तो बेसिक कंडीशन क्या है आपका, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी कांस्टेंट।
टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी constant. When gases combines or produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume. अभी हमने पढ़ा था कि जो डेफिनेट प्रोपोर्शन था उसमें क्या था, मल्टीपल प्रोपोर्शन डेफिनेट रेशियो बाय मास था. अब वॉल्यूम गैस में क्या कर रहा है कि दे विल बी कंबाइंड इन दी डेफिनेट रेशियो, ओके, और सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम. सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम होगा, है ना. रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, इसका वॉल्यूम का बात करेंगे. क्या बात करेंगे, वॉल्यूम का. फॉर एग्जांपल वॉल्यूम है यहाँ पे कितना आपका H2 का 100 है, ऑक्सीजन का कितना है 50 है, तो हमारा जो बनेगा वो क्या बना 100 बना. तो इसका जो सिंपल रेशियो होगा, यहाँ पे रेशियो आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2:1 रेशियो हो जाएगा. कितना हो जाएगा 2:1 रेशियो हो जाएगा इसका रेशियो, है ना. इसी को क्या कहेंगे हम लोग, सिंपल रेशियो कहेंगे. ठीक है, चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत है, अगर कुछ है तो आप पूछ सकते हैं, हम लोग फिर से इसको रिपीट करेंगे. सिंपल अभी हम लोगों ने पढ़ा पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकेंड हम लोगों ने देखा व्हाट, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन. थर्ड हमने देखा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसमें मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या कहता है कि अगर दो कंपाउंड मल्टीपल टाइम्स क्या करेगा, अगर प्रोडक्ट बना रहा है तो उस क्या किस में होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा. उसका रेशियो जो होगा क्या होगा, सिंपल होल नंबर में होगा. जब हम लोगों ने देखा गैल-यूजेक लॉ नेक्स्ट, तो गैल-यूजेक लॉ जो है वो बात करता है गैसियस वॉल्यूम का. गैसियस जब दो या दो से अधिक गैस जो है आपस में कंबाइन करेंगे तो इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सिंपल क्या होगा बताइए, सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम होगा. और इससे पहले हम लोगों ने बात किया था वो सिंपल रेशियो बाई मास का हम लोगों ने बात किया था. ठीक है, अब आता है एवोगाद्रोज नंबर. एवोगाद्रो जो थे वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को का काउंटिंग को बताते हैं. क्या बताते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का काउंटिंग बताएंगे. ठीक है, तो एवोगाद्रो लॉ जो है वो कहता क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज. स्टेटमेंट क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज. इसका भी कंडीशन क्या रहने वाला है, टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी कांस्टेंट. टेम्परेचर एंड प्रोसेस शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, क्या कर रहा है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ द गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. देखो दो कंटेनर, इसको एग्जांपल से समझने का कोशिश करिए कि मच लाइटर गैसेज, ये हाइड्रोजन हम लोगों ने लिया, तो इसका जो वॉल्यूम होगा मान लो V है, इसका वॉल्यूम क्या है V है, तो इक्वल वॉल्यूम. अब सेकेंड कंटेनर लेते हैं, इसका वॉल्यूम भी क्या है V है, हैवियर देन हाइड्रोजन है, मान लो दूसरा हम लोगों ने लिया, लेकिन वॉल्यूम उसका क्या है, सेम है. तो जब इक्वल वॉल्यूम होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इक्वल होगा. यहां से हम लोग कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N. अब यहाँ पे एक सवाल था कि सर व्हाट इज N, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा, तो इन्होंने बताया नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो एवोगाद्रो नंबर के बराबर होगा. किसके बराबर होगा, एवोगाद्रो नंबर के बराबर होगा. इररेस्पेक्टिव ऑफ मास ऑफ गैसेज मॉलिक्यूल, एवोगाद्रो नंबर. तो रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम लोग देख सकते हैं कि दो हाइड्रोजन H2 रिएक्ट किया किससे, O2 से, तो यहाँ पर क्या बनाया, दिस इज, दैट मीन्स अगर फर्स्ट का वॉल्यूम V था, सेकेंड का वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम V था, इसका भी वॉल्यूम V था, तो नंबर जो टोटल वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 2V. तभी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होगा दोनों का वो क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स मतलब मॉलिक्यूल्स का बात करें. नंबर चूंकि दो एटम्स जब आपस में रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या बना रहा है, मॉलिक्यूल बना रहा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. ठीक है, ठीक है, ये हमारा था एवोगाद्रोज नंबर, या सॉरी एवोगाद्रोज लॉ. आगे हम लोग देखेंगे एवोगाद्रो नंबर, जिसमें हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एवोगाद्रो नंबर से कैसे नंबर ऑफ मोल्स पता होगा, तो कितने पार्टिकल्स हैं उतना मोल में वो हम लोग निकालना सीखेंगे. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है हमारा अब सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी, या फिर कहा जाता है एटम्स का सबसे पहला थ्योरी. एटम्स का सबसे पहला थ्योरी. ठीक है, वैसे तो अगर देखा जाए तो हमारे एंशिएंट
जो हमारे फिलोसफर्स थे महर्षि कणाद, उन्होंने मैटर के बारे में बहुत सारा चीज़ बात बोल रखा था। एटम के बारे में भी उन्होंने बोला कि जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मैटर इज कॉल्ड एटम, ठीक है। लेकिन फिर भी वो तो वहाँ पे जो दिए थे उसका कोई रिटेन प्रूफ ऐसा नहीं था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। पहला थ्योरी इसको क्यों कहा गया, क्योंकि बहुत हद तक इसका एक्सपेरिमेंटली क्या था, प्रूव्ड थ्योरी था ये, ठीक है। तो डाल्टन्स ने क्या कहा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स थ्योरी के बारे में। तो डाल्टन्स थ्योरी का 5 से 6 पोस्टुलेट्स हम लोगों ने देखा था क्लास 9th में। वो पोस्टुलेट्स को 1 बाय 1 हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। वो पोस्टुलेट्स क्या कहता है कि दो सेम एलिमेंट है तो सेम एलिमेंट्स का जो एटम भी होगा वो क्या होगा, सेम होगा। दो अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफरेंट एलिमेंट का एटम्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। सेम एलिमेंट्स का एटम क्या होगा, सेम होगा। डिफरेंट एलिमेंट का एटम क्या होगा, डिफरेंट होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोला था, सबसे इंपॉर्टेंट, कि ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स और इंडिविजुअल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम्स। एटम्स को इन्होंने सबसे पहले डिफाइन किया था। फिर और जब डिफाइन किया इन्होंने एटम को, क्या क्या, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर इज कॉल्ड एटम्स। और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होगा इसी को क्या कहेंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल या फिर इंडिविजुअल पार्टिकल। मतलब ये अब डिवाइड नहीं हो सकता है, एज इट किनका बात, महर्षि कणाद का जो बात था उसको इन्होंने रख दिया, ठीक है। लेकिन आगे जाकर के भी हम लोग देखेंगे कि ये भी बात आगे क्या हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है। कैसे फ्लॉप हो जाता है सर, क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि एटम्स जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल है, मतलब इट कांट बी फर्दर डिवाइडेड, बट एज वी नो दैट there is 3 subatomic particles, that is electron, proton and neutron inside the atom. All are inside the atom. तो आप बताओ, एटम जब डिवाइड ही नहीं हो सकता है तो इसका सब पार्टिकल्स 3 कहाँ से आ गया। अब यहाँ से ये क्या हो जाता है, ये फेल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद का स्टेटमेंट इनका क्या था कि दो अगर एलिमेंट है और एलिमेंट अगर सेम है तो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आइडेंटिकल अगर हुआ, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। क्या कह रहा है कि अगर सारे एटम्स, एलिमेंट का जितने भी एटम्स होंगे एलिमेंट का, वो सारे के सारे क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे इन प्रॉपर्टीज। इट मीन्स, प्रॉपर्टीज मीन्स मास। आगे जाकर के हम लोग देखेंगे आइसोटोप्स और आइसोबार्स का जब आ जाएगा, आइसोटोप्स और आइसोबार्स का जब आ जाएगा कंसेप्ट, चूंकि ये तब तक सही था जब तक आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स का कंसेप्ट नहीं आया था मार्केट में। जैसे ही आइसोटोप्स आइसोबार्स का कंसेप्ट आ जाता है तो उसके बाद ये क्या हो जाता है, फिर से फेल हो जाता है। इन्होंने क्या बोला, ऑल atoms given element, all atoms of a given element have identical what, identical properties including identical mass. Atoms of different elements differ in mass. दूसरा बात क्या उन्होंने बोला, अगर एटम डिफरेंट एलिमेंट का है तो मास क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। फेल कैसे हुआ था सर, तो फेल हुआ था इसका हमारा, तो पहला जो फेल होने का कारण था आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या कहता है बताइए, कार्बन 6 एटॉमिक नंबर 12, 13, 14। सर एलिमेंट सब सेम है तो मास तो प्रॉपर्टीज के अनुसार से सारा प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए था, मास मतलब मास सेम होना चाहिए था। लेकिन इसी कार्बन का 12 मास है, इसी कार्बन का 13 मास है, इसी कार्बन का 14 मास है, विच कंट्राडिक्ट व्हाट देयर स्टेटमेंट। तो आगे जाकर के फ्लॉप हुआ किसके वजह से, आइसोटोप्स की वजह से। सेकेंड है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट होगा तो मास डिफर करेगा, यह भी फ्लॉप हुआ सर। कैसे बताइए, कैल्शियम एटॉमिक नंबर कितना 20, मास एटॉमिक मास कितना 40। सर पोटेशियम एटॉमिक नंबर कितना 19, एटॉमिक मास कितना 40। अब देखो डिफरेंट तो एलिमेंट है लेकिन मास प्रॉपर्टी क्या हो गया, सेम हो गया, होना चाहिए था डिफरेंट। तो यहाँ से फिर, और ऐसा
एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोबार्स। आगे हम लोग का टॉपिक में हम लोग पूरा डिटेल्स में इसको समझेंगे। तो आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के कारण ये भी स्टेटमेंट इनका हो जाता है फेल, फ्लॉप, है ना। नेक्स्ट थर्ड था बहुत इंपॉर्टेंट, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन द सिंपल रेशियो और फिक्स्ड रेशियो। जब फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेगा तभी डेफिनेट कंपाउंड बना पाएगा, अदरवाइज दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट आप फोर्थ इंपॉर्टेंट था, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड और रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिंपल एग्जांपल आप देख सकते हैं कि सर हाइड्रोजन को जब रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से बन जाता है सर वाटर, तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए थे, क्या क्लोरीन बन गया, सोडियम बन गया या फिर मैग्नीशियम बन गया, कोई अदर में एटम बना क्या इसके अलावा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा? नहीं सर। तो हुआ क्या केमिकल रिएक्शन में, एक्चुअल में इस एलिमेंट्स का सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ। इस एलिमेंट्स का क्या हुआ, एटम्स का सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ। तो इसलिए कह सकते हैं कि एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन्स द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को इन्होंने एक्सप्लेन किया, लेकिन कुड नॉट एक्सप्लेन किसको, लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम यानी कि गैलुजैक लॉज कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन फॉर कंबाइनिंग ऑफ एटम्स। अब एटम्स क्यों कंबाइन कर रहे हैं इसका कोई रीजन उन्होंने नहीं बताया। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन लॉस, कुछ भी नहीं बता पाए। क्यों कंबाइन करेगा, बस हाँ बोल दिए कंबाइन करेगा फिक्स रेशियो में और क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। तो इनका ये एक्सप्लेनेशन नहीं होने के कारण इनका जो थ्योरी था वो भी क्या हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है। आगे का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एटॉमिक मास। क्या होने वाला है, एटॉमिक मास, जिसको हम लोग पूरा किसी भी एटम का एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर मास फिर कैसे निकालेंगे, मास नंबर क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो होने वाला है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए थैंक यू।